हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में डिस्कशन हुआ है इलास्टिसिटी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, प्लास्टिसिटी एंड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड ऑल्सो स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ एंड बाद में जो डिस्कशन हुआ है, लास्ट में जो वीडियो में डिस्कशन हुआ है वो हुआ है मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इतना सारा कुछ डिस्कशन करा है पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसको वॉच करें, देन आफ्टर इसे देखें तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आप सभी हेडिंग लगा लो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, classification of materials on the basis of stress and strain curve। किसके बेसिस पे मटेरियल का क्लासिफिकेशन करा गया है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करा गया है। मतलब हम इस कर्व से पता करते हैं कि कौन सा मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी रखता है, कौन सा नहीं रखता है, या इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा है या प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, या वो परफेक्टली इलास्ट है, या फिर उस मटेरियल में लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है। ये हम सिर्फ कर्व के थ्रू आउट देख सकते हैं। बहुत आसान होता है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना टफ नहीं है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? हुक्स लॉ पढ़ा था। आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ में हम सभी को क्या बताया गया था? हम सभी जानते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये किस में बोला गया था? हुक्स लॉ में बोला गया था। मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देता हूँ कि अगर हम मान के चलें ये हमारे पास कोई रॉड है और रॉड पे हमने क्या अप्लाई करा? डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करा। मतलब इसको डिफॉर्म करा, इसके शेप एंड साइज से रॉड की लंबाई बढ़ाई। मतलब हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनली हम क्या लगा रहे हैं? इस पे स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं तो या स्ट्रेस कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है। मतलब आपके लिए ये समझ पाना काफ़ी टफ है। आई थिंक टफ भी नहीं है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इसमें स्ट्रेन लग रहा है, काफ़ी टीचर्स ऐसा बोलते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक्चुअली लगता क्या है? स्ट्रेस लगता है, और स्ट्रेन की वजह से ही अपना पुराना शेप एंड साइज रिगेन कर पाता है ये रॉड। ठीक है, तो हमने फोर्स अप्लाई करा। फोर्स अप्लाई करने के बाद में जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, जितना आपका डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, उतना ही आपका क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स की इक्वल में क्या रहने वाला है? रिस्टोरिंग फोर्स रहने वाला है। मतलब जितना ही रॉड पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, रॉड उसी अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है? रिस्टोर करता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। और ये बात के बारे में डिस्कशन पहले भी हो चुका है जब आपको क्या पढ़ाया जा रहा था? रिस्टोरिंग एंड डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हुक्स लॉ की, और हुक्स लॉ के बेसिस पे कर्व की बात करते हैं। चलिए कर्व ड्रॉ करते हैं। तो कर्व हम बनाते हैं एक्स और वाई एक्सेस पे, प्लॉट करते हैं कर्व को। तो कर्व आपका कुछ इस तरह से प्लॉट हुआ। ठीक है, एक तरफ आपका हो गया वाई एक्सेस और एक तरफ हो गया एक्स एक्सेस। एक तरफ हम लिख लेते हैं स्ट्रेस और एक तरफ हम लिख लेते हैं क्या? स्ट्रेन। ठीक है, ये कर्व किसके किसके बिटवीन है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बिटवीन है। ओके, चलिए, तो पहले तो कर्व कुछ दूर तक आप अपनी बुक्स में देखोगे तो स्ट्रेट बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट, सीधा बनेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा कर्व आपका। ओके, कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। यहां तक कर्व स्ट्रेट रहा, फिर कर्व थोड़ा सा टिल्ड हुआ, फिर आगे चल के कुछ ऐसे इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये किस पॉइंट तक स्ट्रेट रहा? ये ए पॉइंट तक स्ट्रेट। हर एक पॉइंट पे कुछ इस तरह से कर्व हमें कैसा मिलेगा? स्ट्रेट मिलेगा। कर्व हमें कैसा मिलेगा? स्ट्रेट मिलेगा। तो अगर यहां तक कर्व स्ट्रेट मिल रहा है, मतलब ओए पॉइंट तक कर्व स्ट्रेट मिल रहा है, तो ओए पॉइंट तक बॉडी परफेक्टली इलास्ट है। मतलब बॉडी अगर चाहे तो खुद को रिस्टोर करके अपने पुराने शेप एंड साइज पे वापस आ सकती है। तो मैं यहां पे इंडिकेट कर देता हूं, जो ओए पॉइंट है, ओए पॉइंट तक बॉडी कैसी है? परफेक्टली इलास्ट है। कैसी है? परफेक्टली इलास्ट है। अब ये कुछ दूर पे
एक बी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये बी पॉइंट कंसीडर कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। मतलब बॉडी में आप स्ट्रेस को, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन इतना रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। मतलब ये हुक्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रेस तो इंक्रीज करा लेकिन स्ट्रेन, और थोड़ी सिचुएशन आने के बाद में स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है बट स्ट्रेस कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैं बी पॉइंट तक देखूं तो अप्रॉक्स ऐसा लोग मानते हैं, मतलब कई सारी बुक्स भी लिखती हैं कि ए पॉइंट तक ही इसकी लास्ट लिमिट है। मतलब इससे ज़्यादा अगर हम इसको लास्ट करते हैं तो बॉडी अपने पुराने सेपन साइज में नहीं आती है। बट अगर मैं बी पॉइंट तक लिख सकता हूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पर कि अगर मैं बी से आगे जाता हूं, मतलब बी से भी आगे जाता हूं या फिर बी तक, या एट बी इज द इलास्टिक लिमिट। ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है। अगर मैं इससे ज्यादा बॉडी को आगे की तरफ खींचता हूं तो फिर बॉडी अपने पुराने सेपन साइज में वापस नहीं आ सकती। तो एट बी क्या है, इसकी इलास्टिक लिमिट है। और कुछ पॉइंट और कंसीडर कर लेते हैं। एक कोई पॉइंट मैंने डी ले लिया यहां पर, ठीक है, ए बी सी ले लो, क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। सी पॉइंट ले लिया तो आपने देखा कि यहां पर बी तक बॉडी अपने आप को रिगेन कर सकती है। मतलब ये इलास्टिक लिमिट है। अगर मैं इससे ज्यादा जाता हूं तो फिर बॉडी अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाएगी पुराने सेपन साइज में। मतलब लेकिन इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है यहां पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इलास्टिक लिमिट है। यहां तक ये परफेक्टली इलास्ट रहेगा। देन यहां पर आने के बाद में अगर मैं बीसी की बात करता हूं, बी एंड सी, यहां तक बॉडी कैसी है, बॉडी में क्या है, बॉडी में प्लास्टिसिटी है। मतलब प्लास्टिसिटी का मतलब समझते हैं, मतलब बॉडी में जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपने सेपन साइज को बदलती है लेकिन उस ओरिजिनल सेपन साइज में वापस नहीं आ सकती। तो ये पॉइंट किस में आएंगे, प्लास्टिसिटी में आएंगे। और अगर मैं इससे ज्यादा आगे बॉडी को डिफॉर्म करता हूं तो उस सिचुएशन में, या मैं बोल दूं अवे फ्रॉम सी बॉडी क्या होगी, टूट जाएगी। तो इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। तो सी क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। या हम सी की बात करें या सी से थोड़ा सा आगे बढ़े तो बॉडी टूट जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। यहां से यहां तक बॉडी परफेक्टली इलास्ट है। अगर मैं सिर्फ इतना ही खींचता हूं तो बॉडी अपनी इलास्टिसिटी को रिगेन करती है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं या बी से आगे बढ़ता हूं तो परफेक्टली इलास्ट नहीं है, किस में आ जाता है, प्लास्टिसिटी में आ जाता है। मतलब इससे पहले तक बॉडी अपने आप को रिस्टोर कर सकती है लेकिन इसके बाद रिस्टोर नहीं कर पाएगी। तो बी और सी के बिटवीन में आपका क्या रहता है, प्लास्टिसिटी रहता है। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा है, बी एंड सी के बिटवीन प्लास्टिसिटी। इन सी के अवे या फिर सी के इधर की बात करता हूं मैं, तो आपका बॉडी क्या करेगा, टूट जाएगा। बट मतलब वापस से वो आपने इलास्टिक लिमिट को इतना ज्यादा क्रॉस कर दिया है। यू कैन ऑल्सो से दैट लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इट्स अवे फ्रॉम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस कर दिया। एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा जाए तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी आपने बी के बाद ही क्रॉस कर दी थी, क्योंकि वो फिर इलास्टिक नहीं रह जाती है, बॉडी अपने ओरिजिनल सेपन साइज में वापस नहीं आ पाता है। सो दैट्स व्हाई लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। सो चलिए मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन ग्राफ के थ्रू आउट कैसे करा जाता है यहाँ पर देख लीजिए। तो कुछ मटेरियल्स के टाइप मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे डक्टिल मटेरियल्स। एक बात मैं बता दूं कि राइटिंग पे ध्यान मत देना, लिखा हुआ समझ में आए काफ़ी है। एंड ये मैंने पहले लिख लिया बिकॉज आपको बाद में लिखता तो टाइम वेस्ट होता आपका। एंड ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये आई थिंक 7th 8th या 9th की साइंस में पढ़ा दिया जाता था, लेकिन अभी आपको उस स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बिहाफ पे समझते हुए चलना है और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम कराऊंगा, देन वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, डक्टिल मटेरियल्स। तो डक्टिल मटेरियल्स क्या है मैं पढ़ देता हूँ, जिससे अगर आप नोट्स भी बना रहे होगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। If large plastic deformation takes place between the elastic limit and breaking, like copper, silver, iron, aluminium can be drawn into a thin wires. इसमें ये बोला गया है कि अगर मैं कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम को लेता हूं तो आप पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर पाते हो। अच्छा, पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा डक्टिल कर सकते हो, मतलब उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या ज़्यादा है उनके पास, इनमें क्या बोला गया है, इफ लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग। अगर आप कर्व को ध्यान से देखो तो इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग के बिटवीन में, इनके इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग के बिटवीन में जो गैप होता है ये बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप कर्व इनके लिए ड्रॉ करते हो,
कर्व ड्रॉ करते हो इनके लिए, तो इनके लिए कर्व में स्ट्रेट तो जाएगा कुछ टाइम बाद, और यहां तक ए पॉइंट रहता था, फिर आपको क्या मिलता था, बी पॉइंट, जहां पर आपका लिमिट खत्म हो जाता है। तो इनके बीच में गैप ज्यादा होता है, देन आफ्टर ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है। मतलब जो ब्रेकिंग पॉइंट अगर हमने सी रखा होगा तो ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट के बिटवीन में डिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब इनको ज्यादा पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है इन मटेरियल्स को, जो कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम और भी हो सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इनटू अ थिन वायर्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ब्रिटल मटेरियल की। तो इसमें क्या है, इफ द ब्रेकिंग अकर सून आफ्टर द इलास्टिक लिमिट लाइक ग्लास, कास्ट आयरन एंड सेरेमिक्स। सो अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इसमें एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए ग्लास। इसमें क्या बोला गया है, इफ द ब्रेकिंग अकर सून आफ्टर द इलास्टिक, मतलब इलास्टिक होने से पहले ब्रेकिंग लिमिट, मतलब लाइक वो टूट जाते हैं, इलास्टिसिटी से पहले ही वो टूट जाते हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इनका इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जो आपका ये ग्राफ बनता है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए जो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग बनता था, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग बनता था आपका स्ट्रेस, अगर आप इसे सिग्मा से दिखा रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता था, रो के या नीटा के, हम कुछ भी ले सकते हैं सिंबल, कई सारी बुक्स लेती हैं सिंबल। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अगर रहता तो इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता ही नहीं है। ग्लास में आप इलास्टिसिटी नहीं कर सकते, उसको पकड़ के खींच नहीं सकते, उससे पहले वो टूट जाता है। ठीक है, और एक बात और है कि ग्लास आपका एक ऐसा सॉलिड है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जब ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन होता है तो वो टूट जाता है। मतलब इलास्टिक लिमिट बहुत कम होती है किसमें, ग्लासेस में, या फिर कास्ट आयरन की बात करें या फिर सेरेमिक्स की बात करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इलास्टोमर्स की। ये बहुत ही प्यारे मटेरियल्स होते हैं, इन्हीं की वजह से ही हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, बिकॉज इनमें इलास्टिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा होता है। सच मटेरियल्स डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन बट हैज़ अ लार्ज प्लास्टिक रीजन लाइक रबर। तो अगर मैं रबर की बात करूं तो इसमें जो प्लास्टिक रीजन होता है वो इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं होगा, बट इसमें इलास्टिक रीजन सबसे ज़्यादा होता है, और ब्रेकिंग पॉइंट बहुत टाइम बाद आता है, मतलब काफ़ी टाइम बाद ब्रेकिंग टाइम आता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ, एक तरफ आप सभी को पता है, पहले भी बना चुके हो, एक तरफ स्ट्रेस रहता है और एक तरफ क्या रहता है, स्ट्रेन रहता है। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, आप स्ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो किसमें, रबर में स्ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। मे भी कुछ टाइम बाद ऐसा है कि वो अपने आप को रिस्टोर ना कर पाए, लेकिन उसको खींचा ज़्यादा जा सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ सच मटेरियल्स डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन मतलब वो अपने आप को रिगेन करने की हो सकता है इतने कैपेबिलिटी ना रखते हो, लेकिन उनको खींचा ज़्यादा जा सकता है। तो लार्ज इलास्टिक रीजन लाइक रबर। तो इसके बिटवीन में अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। ओके, सो चलिए इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सो द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन बेस्ड होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे बेस्ड होगा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, आपको फाइंड आउट करना है कि किस कर्व के लिए परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल सुटेबल होगा या राइट आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ए ऑप्शन पे आपका ग्राफ या कर्व कुछ इस तरह से बनता है, और ये मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बिटवीन। तो पहला आपका ये रहा ऑप्शन, दूसरा आपका ऑप्शन कुछ ये है, और तीसरा आपका ऑप्शन कुछ ये है। ठीक है, सभी में यहां पर क्या रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, स्ट्रेन रहेगा। मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेन है, और वाई एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेस है। अब मैं लास्ट ऑप्शन की बात करता हूं, तो लास्ट ऑप्शन आपका है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से लास्ट ऑप्शन। ये आपका स्ट्रेस है और ये आपका स्ट्रेन है। अब आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, किसके लिए, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए। वीडियो को पॉज कर दो और थोड़ी देर सोचो कि क्या हो सकता है आंसर, बिकॉज आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको आंसर आना चाहिए। एंड आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको ये रियलाइज भी हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं।
ओके, चलिए चेक करते हैं। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं तो ये जो पहला पॉइंट है ना, ये तो सीधा सीधा किसको फॉलो करता है? हुक्स लॉ को फॉलो करता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसके लिए? ए ऑप्शन के लिए, मतलब सॉरी, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए। बिकॉज एक चीज पहले आप ये भी समझ लो कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी। अगर मैं प्लास्टिसिटी की बात करता हूं और तो आपका मटेरियल, आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करो और मटेरियल अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस ना आ पाए, मतलब कोई भी मटेरियल है, उससे बना कोई भी ऑब्जेक्ट है, या फिर हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये रॉड है जो कि प्लास्टिक रॉड है, इसमें प्लास्टिसिटी है, तो इसमें मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स मैं लगा सकता हूं बहुत सारा, लेकिन इसके पास रिस्टोर करने की कैपेबिलिटी कम है। मतलब ये रिस्टोर तो करेगा लेकिन ये जो इसका एक्चुअल शेप एंड साइज होगा उसमें वापस नहीं आ पाएगा। अब मैं अगर बात करता हूं इलास्टिसिटी की, परफेक्टली इलास्ट बॉडी की बात करूं या इलास्टिसिटी की बात करूं, तो उसमें आप डिफॉर्मिंग फोर्स तो अप्लाई करोगे लेकिन बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में एग्जैक्टली वापस आ जाएगी। लेकिन प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता है। तो अगर ओरिजिनल एग्जैक्ट शेप एंड साइज में वापस आ रहा है, मतलब जितना आपने स्ट्रेस करा उतना ही स्ट्रेन हुआ, तो ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब वो इलास्टिक है। लेकिन प्लास्टिक तो इलास्टिक होता नहीं ना, प्लास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी से डिफरेंट है, डिफर है, थोड़ा सा डिफरेंट जो था वो मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो आपका पहला आंसर क्या हो गया? गलत हो गया, सॉरी पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब मैं बात करता हूं बी की। तो बी में तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, ऑलरेडी आपने स्ट्रेस कर रखा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बात करूं सी पॉइंट की, तो सी पर यहां तक तो आप हुक्स लॉ फॉलो कर रहे हो, कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया ए और ये पॉइंट था ओ, सो ओ से ए तक हुक्स लॉ फॉलो हुआ। लेकिन उससे आगे आप जब बढ़ोगे तो कोई पॉइंट आएगा, क्रिटिकल सिचुएशन आएगी जो कि ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अपन इसको क्या बोलते थे, पढ़ चुके हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब यहां पर बॉडी टूट जाएगी और वो प्लास्टिक भी नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब उसमें प्लास्टिसिटी भी नहीं बचेगी। अब मैं आता हूं ऑप्शन डी पर। तो सभी को पता चल गया होगा ए बी सी गलत है तो डी तो सही हो गई। किस तरह से डी सही है? मतलब बॉडी में आपने देखा कि बॉडी को खींचा तो जा सकता है, बॉडी को बढ़ाया तो जा सकता है, आप इसको बढ़ा सकते हो, कॉन्टिन्यूअस बढ़ा सकते हो, स्ट्रेन ढेर सारा कर सकते हो इसमें, लेकिन स्ट्रेस इसका एक कांस्टेंट होगा। मतलब इसका शेप वापस रिगेन करने का वैल्यू एग्जैक्ट एक ही होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना स्ट्रेस कर दिया, कितना उसको स्ट्रेस करके बढ़ा दिया, ठीक है। आपने बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स ढेर सारा लगा दिया, वो रिस्टोरिंग फोर्स लगा तो रही है लेकिन उसकी रिस्टोरिंग फोर्स लगाने का एक लिमिट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, बट ये वेरी कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके।